वालेकुम एवरीवन। तो आज हमने करना है हमारे लेरिंजियल कैंसर का टॉपिक जो हम शुरू कर चुके थे और उसको कंटिन्यू करूंगी। मैंने आपको पहले बताया कि कैंसर ऑफ लैरिंग्स जो है ये बहुत ज़्यादा दफ़ा एससीक्यूज़ में आया हुआ है, ठीक है। इसकी बहुत सारी बातें रिपीट होती है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट बात वो डायरेक्टली आपसे पूछते हैं वो डायग्नोसिस हमने किस तरह करना है लेरिंजियल कैंसर का। इस पूरे टॉपिक में कोई मुश्किल बात ना एक भी नहीं है, सारी जनरल बातें हैं और ये आपका पूरा पूरा अच्छे खासे मार्क्स का क्वेश्चन आता है और आपको आराम से नंबर मिल जाते हैं। इस वजह से आप एक ज़रा सा सुन लेंगे और आपको समझ आ जाएगा। डायग्नोसिस जब भी हमने किसी भी डिजीज़ का करना होता है, नॉट ओनली द कैंसर, तो हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है हिस्ट्री, दूसरा होता है एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट और तीसरा है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। ये 3 ही हम काम कराते हैं और डायग्नोसिस इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने इसमें भी हिस्ट्री लेनी है, फिर जो अगले 3 मैंने ग्रीन में स्टेप्स लिखे हुए ये तीनों हैं आपके एग्जामिनेशन के, और फिर जो स्टेप्स हैं ये इन्वेस्टिगेशन के स्टेप्स हैं, एंड सिंपली डायग्नोसिस बन जाता है, ठीक है। हिस्ट्री में पेशेंट अपनी डिटेल्ड हिस्ट्री बता देगा सब कुछ के। डेफिनेटली जो पेशेंट प्रेजेंट करते हैं वो होर्सनेस उनमें लाजमी होती है, वो ज़्यादातर होर्सनेस की हिस्ट्री के साथ प्रेजेंट करते हैं। डिपेंड करते हैं कितनी पुरानी होर्सनेस थी उनकी। और ये कहा जाता है कि अगर कोई पेशेंट है जिसकी 3 हफ्ते से ज़्यादा की होर्सनेस की हिस्ट्री है, एज भी उसकी ज़्यादा है थोड़ी, लाइक एडल्ट एज ग्रुप में लाई करता है, तो लाजमी हमने कैंसर ऑफ द लैरिंग्स को एक्सक्लूड करना है। हिस्ट्री के बाद हमारे पास स्टार्ट होता है अगला पार्ट, दैट इज एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में हमने पेशेंट की जो लेरिंजियल कैंसर का पेशेंट होगा उसकी 3 चीज़ें करनी है जो ग्रीन में लिखी हुई है। इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी करेंगे, फाइबर ऑप्टिक लेरिंगोस्कोपी और नेक एग्जामिनेशन। इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी आपको मैंने 1000 दफ़ा जो बताई है बात कि हमारे पास एक छोटा सा मिरर होता है जिसको हम इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोप कहते हैं, बिल्कुल उस तरह का मिरर जैसा डेंटिस्ट के पास होता है, और उसको आप जबान पेशेंट की होल्ड करके उस मिरर को लेके जाते हैं अंदर अप टिल द थ्रोट, और आप उधर से मिरर के थ्रू व्यू करते हैं लैरिंग्स का एरिया, उसको आइडियल कहते हैं। बिल्कुल नॉन इन्वेसिव टेस्ट है, आराम से आप ओपीडी में परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस टेस्ट की ये है कि ये आपको जो मोटी सी लीजन है ना उसकी टाइप बता देता है कि किस किस्म की लीजन आपके वहाँ पर मौजूद है लैरिंग्स में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो बता देगा आपको कि लाइक आपको एक आइडिया हो जाता है कि जो मैस पड़ी हुई है वो आइदर सुप्राग्लॉटिक पोर्शन में है, वो आइदर ग्लॉटिस में है यानी वोकल कॉर्ड में, या सब ग्लॉटिक पोर्शन में है। फिर बुक में ढिंगरा में इन्होंने बताया है कि कुछ करेक्टर्स होते हैं। सुप्राग्लॉटिक लीजन जो है वो मोस्ट कॉमनली इस किस्म की होती हैं कि जो एक्सोफिटिक यानी कॉलीफ्लावर नेचर की होंगी, फैली हुई लीजन्स होंगी, ठीक है। और जो सुप्राग्लॉटिक में ही हायोइड बोन से नीचे होती हैं वो अल्सरेटिव होती हैं, उनने इंडेंटेशन बनाई होती है, अल्सर बनाया होता है, ठीक है। फिर जब ग्लॉटिस पे लीजन आती है तो मोस्ट कॉमनली हमारा अल्सर होता है। सब ग्लॉटिक एरिया में होता है तो मोस्ट कॉमनली वो हमारा ग्रेनुलेशन टिश्यू टाइप का प्रेजेंटेशन होती है। तो बहरहाल ये हमारे पास सिर्फ आपने इतना भी याद रख लेना कि आइडियल से हम एक जनरल आइडिया ले लेते हैं कि कौन से रीजन में लीजन है और क्या नेचर है। क्या वो अल्सर है? अल्सर होगा तो चीज़ अंदर गई हुई होगी, एक्सोफिटिक होगी तो चीज़ बाहर निकली हुई होगी, जैसे कॉलीफ्लावर होता है, जैसे फूल गोभी होती है। तो ये हमारे पास ये बताते हैं, ठीक है। अच्छा, इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी के दूसरी चीज़ हमें बता देते हैं कि वोकल कॉर्ड्स आइदर मोबाइल है या नहीं। हम पेशेंट का जब इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी करते हैं हमने मिरर पीछे लेके गए हुए होते हैं, उस टाइम हम पेशेंट से कहते हैं कि ओके आ, क्योंकि उसका मुंह खुला हुआ होता है तो मुंह खुले में वो आ कर सकता है। आ से आपको पता चलेगा कि वोकल कॉर्ड्स कितने वाइब्रेट करते हैं, मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर वो फिक्स है तो आपको समझ आ जाएगी कि जो लीजन है यानी जो भी हमारी कैंसरस मैस है वो इतनी डीप है कि उसने मसल्स को भी इन्वॉल्व कर लिए जो वोकल कॉर्ड को मूवमेंट कराते हैं। उसमें फिर डिपेंड करता है कि थायरोएरिटेनॉइड जो टेंसर है वोकल कॉर्ड का, एडक्शन भी कराता है, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं सबसे पहले और फिर बाकी। तो आपको कुछ हद तक अंदाज़ा हो जाता है कि आइदर किस एक्सटेंट तक हमारा जो मसला है वो फैल चुका है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द ये इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी। तो आपको वोकल कॉर्ड्स की मोबिलिटी पता चलती है। तीसरी चीज़ जो पता चलती है वो यही कि डिजीज़ आइदर सिर्फ और सिर्फ लैरिंग्स के एरिया में है या फिर आपको जब आइडियल करते हुए पायरिफॉर्म फॉसाज नजर आएंगे दोनों साइड पे तो वहाँ भी फैली हुई है कि नहीं फैली हुई और आसपास कितनी ज़्यादा फैल चुकी है, तो एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है फाइबर ऑप्टिक लेरिंगोस्कोपी। फाइबर ऑप्टिक लेरिंगोस्कोपी में मैंने आपको बताया था कि ये फ्लेक्सिबल टाइप लेरिंगोस्कोपी होती है जो आप नाक के थ्रू डालते हैं और आप इससे थ्रोट का व्यू करते हैं। और ये भी लेरिंजियल पैथोलॉजी की अगर डिटेल्स हमने चेक करनी होती है तो हम इसको कर लेते हैं, और कैमरा पे हमें जिस तरह आप समझें कि एक एंडोस्कोप पास करते हैं ना उस तरह की होती है, और आपको कैमरे पे अपने सामने स्क्रीन पे नज़र आ जाता है पूरा लेरिंग्स। इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी में तो आपने मिरर में ही देखना होता है ना, फाइबर ऑप्टिक में आपको स्क्रीन पे दिखाई देते हैं। तीसरी चीज़ है एग्जामिनेशन ऑफ नेक। याद रखना कि स्टूडेंट्स मोस्ट कॉमनली ये करते हैं कि ड्यूरिंग द डायग्नोसिस वो ये तो ज़रूर बताते हैं कि लैरिंग्स के अंदर क्या करना है, लेकिन बाहर से नेक की एग्जामिनेशन करनी है ये बात जहन में नहीं उनके रहती है और मार्क्स उनके बहुत अच्छे खासे कट जाते हैं।
आपको पता है कि कैंसर जब भी होगा, मेलिग्नेंसी जहाँ भी आएगी वहाँ पर मेटास्टेसिस होगा। नेक के लिम्फ नोड्स को जो बच्चा मिस कर दे, चाहे वो अपने लॉन्ग केस में करे, वाइवा में करे, ऑस्पी में करे या लिखने में करे, कि नेक के लिम्फ नोड्स एग्जामिन नहीं किए ड्यूरिंग लेरेंजियल कैंसर, उसको एक भी मार्क्स नहीं देते। बहुत सारे ऐसे एग्जामिनर्स भी होते हैं, ठीक है। तो आपने एग्जामिनेशन ऑफ नेक को हर सूरत लाजमी करना है, इवन इन योर क्लिनिकल प्रैक्टिस, बिकॉज लिम्फ नोड तक मेटास्टेसाइज किया है या नहीं किया, ये बात हमें बहुत इंपॉर्टेंट बताती है कि किस हद तक कैंसर फैला हुआ है, ठीक है। तो हमने ये चेक करना होता है एग्जामिनेशन ऑफ नेक में कि लैरिंग्स के बाहर नेक में कितना फैल चुका है और लिम्फ नोड्स पे कितना मेटास्टेसिस है, क्योंकि अगर वो बाहर लिम्फ नोड्स में फैला हुआ होगा तो हमें लिम्फ नोड्स इजीली पैल्पेबल होंगे, बड़े नजर आएंगे। हो सकता है कि लैरिंग्स के बाहर वो नेक में इतना फैल चुका हो कि बाकायदा कोई नोड्यूल बना हुआ हो। सो नेक एग्जामिनेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक हो गया। ये तो हो गए एग्जामिनेशन के स्टेप्स। एग्जामिनेशन के बाद विल कम टू द इन्वेस्टिगेशन, जो तीनों ये चारों ब्लू में लिखी हुई इन्वेस्टिगेशन है। जिसमें सबसे पहले रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी में आप लेते हैं एक्सरेज। उसमें आपने जाहिर सी बात है सबसे पहले तो आप एक्सरे करवाएंगे लैटरल व्यू ऑफ नेक, सॉफ्ट टिश्यूज का जो लैटरल व्यू ऑफ नेक का एक्सरे है वो कराएंगे। लैटरल इसलिए ताकि आपको अंदर से लैरिंग्स वगैरह सारे नजर आ जाए। उसके अलावा आपने कराना है एक्सरे चेस्ट। एक्सरे चेस्ट में आपको ट्रेकिया और लैरिंग्स का जो पोर्शन है वो भी एक्सरे होता है फ्रॉम पोस्ट, मतलब पोस्टर इंटीरियर व्यू वो आपको नजर आता है, तो वो आपको सामने से बता देते हैं कि मेटास्टेसिस कितनी है, लिम्फ नोड्स कितने नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो एक्सरे चेस्ट हो गया, सॉफ्ट टिश्यू लैटरल व्यू नेक हो गया। उसके बाद अगर आपने कोई बोनी स्ट्रक्चर की ज्यादा डिटेल देखनी है तो आप सीटी स्कैन कराते हैं, और अगर आपने सॉफ्ट टिश्यूज की ज्यादा डिटेल देखनी है तो आप एमआरआई कराते हैं। ये जनरल रूल हमेशा याद रखना, किसी भी डिजीज में, दुनिया की कोई डिजीज हो जाए ना, जब भी आपने बोन्स को डिटेल में देखना होता है, मतलब एक एक पैथोलॉजी देखनी होती है, फिर आपने देखना है कि बोन में कितना फैल चुकी है कोई भी डिजीज, तो आप हमेशा सीटी स्कैन कराते हैं। ये आपके बिल्कुल जो वाइवा के क्वेश्चंस होते हैं ना, बेसिक वाइवा के क्वेश्चंस जिनमें आपका एससीपीएस का वाइवा भी बेस कर रहा होता है, वो ये चीज़ें होती हैं। तो सीटी स्कैन कराते हैं, और अगर आपका होता है सॉफ्ट टिश्यूज को डिटेल में देखने का सिलसिला तो आप एमआरआई कराएंगे, ठीक है जी। तो ये दो चीज़ें भी आप जरूरत के तहत करा लेते हैं। उसके बाद जो अगली इन्वेसिव चीज़ आप करते हैं वो डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी। डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी में मैंने आपको बताया था कि काफ़ी बड़ी सी लेरिंगोस्कोप होती है, जो आप पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया में पहले उसे शिफ्ट करते हैं, बाकायदा इंट्यूबेशन देते हैं, वेंट पे शिफ्ट होता है पेशेंट, और जिस तरह एक जनरल एनेस्थीसिया में सर्जरी होनी होती है उस तरह पेशेंट को करके, और उसके बाद फिर उसका मुंह खोल के वो डायरेक्ट लेरिंगोस्कोप बिल्कुल लेरिंग्स तक चला जाता है, और उससे सारा फिर आपको अच्छे से नजर आ जाता है अंदर का सिलसिला, ठीक है। तो इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी के बाद डायरेक्ट की जरूरत सिर्फ इसलिए पड़ती है क्योंकि कुछ ऐसे एरियाज हैं जो इनडायरेक्ट में हम नजर नहीं आ सकते, क्योंकि इनडायरेक्ट में हमारी फील्ड ऑफ विजन थोड़ी होती है, एक छोटा सा शीशा होता है जिसमें हमने सब कुछ देखना होता है। तो जो हिडन एरियाज होते हैं वो हम नहीं सही तरह से देख पाते, जैसे कि हमारे पास आप कह लें कि एपिग्लॉटिस का वो पोर्शन जो हाइड बोन के नीचे छुपा हुआ है वो वाला नहीं नजर आएगा। सब ग्लॉटिस यानी जो ग्लॉटिस के नीचे पोर्शन है वो हमें अच्छा सा नजर नहीं आ सकेगा। इसी तरह दोनों जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स और फॉल्स वोकल कॉर्ड्स के दरमियान में जो साइनस सा बनता है, वेंट्रिकल जिसे हम कहते हैं, वो अच्छे से नजर नहीं आ सकेगा। ये सारी वो चीजें हैं जो डायरेक्ट व्यू में छुपी हुई होती हैं। तो इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी पे हमें नजर नहीं आती, लेकिन डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी पे हमने ये देखनी होती है, ठीक है। आपसे एमसीक्यू पूछ रहे होते हैं अक्सर औकात के हिडन एरिया ऑफ लेरिंग्स इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो आपने ये तीन एरियाज लाजमी याद रखने के, वेंट्रिकल यानी जो दोनों वोकल कॉर्ड्स के दरमियान में एरिया वो वाला, इंफ्राहाइड एपिग्लॉटिस एंड सब ग्लॉटिस, ये लाजमी याद रखने, ये एमसीक्यू पूछते होते हैं अक्सर औकात, आया हुआ, ठीक है, पास पेपर में। देन इज द माइक्रोलेरिंगोस्कोपी। माइक्रोलेरिंगोस्कोपी का मतलब ये कि अगर हमें फिर भी कोई शक होता है तो हम माइक्रोस्कोप में, मतलब वो पेशेंट को पूरा जनरल एनेस्थीसिया देके और माइक्रोस्कोप के थ्रू व्यू करते हैं ताकि हमें ज़्यादा क्लियर हो जाए। और एंड में है जी आपका सुप्रावाइटल स्टेनिंग एंड बायोप्सी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब भी हमें कोई कैंसरस मैस डिटेक्ट हो जाती है तो हम उसका थोड़ा सा पोर्शन लेके उसको स्टेन करके बायोप्सी यानी कि जो हिस्टोलॉजी उसकी लाजमी देखते हैं कि पता चले कौन सी टाइप का कैंसर है और सेल्स की क्या एटीपिया कितना है और ये सब कुछ देखते हैं, तो वो बायोप्सी है हमारी, ठीक है। अच्छा जी, जो हमारे पास कार्सिनोमा इन सीटू होगा ना, यानी कि अगर आपका कैंसर डेवलप हुआ है किसी जगह पे तो वो आपकी डाई ले लेता है, लेकिन अगर हाली ल्यूकोप्लेकिया किसी जगह डेवलप हुआ है यानी कि हाली वाइटिश पैच डेवलप हुआ है तो वो डाई नहीं लेगा, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है और ये भी एमसीक्यू में आता होता है। ये बुक में एज इट इज लिखा हुआ है, मैंने इसीलिए यहाँ पर मेंशन कर दिया कि ये एमसीक्यू है आपका, ठीक है। एमसीक्यू में आया हुआ है कि ल्यूकोप्लेकिया होगा खाली यानी वाइट पैच बना होगा, कैंसर नहीं होगा तो डाई नहीं लेगा, लेकिन अगर आपका कैंसर है चाहे कार्सिनोमा इन सीटू है तो भी डाई ले लेगा। यहाँ पर डायग्नोसिस खत्म होता है, बाकी नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। अभी तक कोई मसला हुआ किसी को, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।